ये बहुत आसान चैप्टर है। ये चैप्टर बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, और उस जिंदगी में हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं, हमारे दोस्तों का ग्रुप है, हमारी फैमिली का ग्रुप है, हमारे ऑफिस के लोगों का ग्रुप है। ये बिल्कुल उसी किस्म का आज जो है वो हम एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टर्म्स हम सीखने जा रहे हैं। ऑल्दो यू पीपल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि व्हाट्स हैपनिंग इन द सोशल ग्रुप्स एंड हाउ द सोशल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, बट आपको इनफॉर्मली ये सारी चीजें पता है। आज हम फॉर्मली थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी इनको सीखने की कोशिश करेंगे। द वीडियो जस्ट आई प्लेड अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने सोशल ग्रुप्स के मुतालिक जाना, और उसी कॉन्सेप्ट्स को वो जो वहां पर बयान किए गए हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, और हम सोशल ग्रुप्स को देखते हैं कि व्हाट आर दी सोशल ग्रुप्स, और इसके अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी काइंड्स कितनी तरह की हैं सोशल ग्रुप्स की। लेट्स स्टार्ट। ओके माय डियर्स, अकॉर्डिंग टू Talcott, sociology is the discipline of formal study of functions and structures of human groups. हमने जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देखी है वो ये है कि सोशियोलॉजी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ने का नाम है। लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द sociology in which we have studied कि sociology is the name of studying functions and structures। दो चीजों को पढ़ने का नाम है कि किसके मुतालिक दो चीजें, अबाउट ह्यूमन ग्रुप्स, अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज। इंसानों की ग्रुप्स, इंसानों की सोसाइटीज के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है। यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हाउ द ह्यूमन ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, और फंक्शंस का मतलब ये होता है कि हाउ द ह्यूमन ग्रुप्स आर परफॉर्मिंग। इज कॉल्ड स्ट्रक्चर और उनकी परफॉर्मेंस इज कॉल्ड फंक्शन। सो sociology is the study of functions and structures of human groups. So from this definition we can have the idea that how much the human groups are important in sociology, right? तो उसी इंपॉर्टेंस को देखने के लिए हम जो ग्रुप्स हैं वी आर गोइंग टू स्टडी दोज ग्रुप्स। ओके माय डियर्स, ये वीडियोस वगैरह बंद कर दें, जिनकी वीडियोस ऑन है वी डू नॉट नीड वीडियो, प्लीज अपनी वीडियो जो है वो ऑफ कर दें। ओके माय डियर्स, देखिए ये डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप की। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, a group is a collection of people interacting together in an orderly way on the basis of shared expectation about one another behavior। ये हम बिल्कुल एक सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन देख रहे हैं कि ग्रुप क्या है। ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल का नाम है। कलेक्शन ऑफ पीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। यानी दो लोग हैं, दो से ज्यादा, 3 4 5 10 20 जितने मर्जी, तो वो क्या बन जाता है, वो कलेक्शन ऑफ पीपल है। तो ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल क्या करता है, दे इंटरेक्ट टुगेदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन के अंदर फिर उनके एक दूसरे के साथ कुछ शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं। एक दूसरे के बिहेवियर के मुतालिक उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने घर में हैं, अपने फैमिली के ग्रुप में हैं, तो यू ऑल फैमिली मेंबर्स हैव शेयर्ड एक्सपेक्टेशन विद ईच अदर। इसी तरह इफ यू आर विद योर फ्रेंड्स यू हैव द एक्सपेक्टेशंस टू ईच अदर। सेम इज द केस व्हेन यू आर in the office and working with the different your colleagues, again you have some shared expectations। तो इसी तरह ये सारे ग्रुप्स की शक्लें हैं। अब ग्रुप के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमने अभी वीडियो में भी देखे, एग्रीगेट एंड कैटेगरी। ठीक है, ये
जरा ग्रुप से डिफरेंट बात होती है। एग्रीगेट, a collection of people who happen to be in the same place at the same time, but such as passengers in a bus or crowd in a street। देखिए, आप बस में बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, हमें बाहर तो वो एक ग्रुप नजर आ रहा है, राइट, लेकिन हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम एन एग्रीगेट। अगर हम उसको उसको एग्रीगेट करें तो दो पीपल हैव नो कंसर्न विद ईच अदर। इसी तरह किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी जगह पर क्राउड जमा है तो दैट क्राउड हैज नो रिलेशनशिप विद ईच अदर, नो इमोशंस, नो शेयर्ड वैल्यूज, नो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस विद ईच अदर। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एग्रीगेट, अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम एन एग्रीगेट। इसी तरह अ ग्रुप्स डिफर्स फ्रॉम एन कैटेगरी। कैटेगरी एक टर्म है, ग्रुप उससे भी डिफरेंट होता है। अ नंबर ऑफ पीपल हु मे नेवर मेट वन अनदर बट आल्सो शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, रेस, सेक्स। देखिए, आप सपोज कर लेते हैं कि आप एक हमारे जैसे पाकिस्तान में जो है वो जाते हैं, कोई रॉयल फैमिली है, कोई शेख फैमिली है, कोई राजपूत फैमिली है, तो हम कहेंगे कि ये राजपूत फैमिली की कैटेगरी है, हम उसको ग्रुप नहीं कहेंगे, ये राजपूत फैमिली की कैटेगरी है। मीन्स क्या मतलब कि आप हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इतने राजपूत हैं, आप उनसे कभी मिले नहीं, बट यू आर राजपूत, तो इसका मतलब कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग तो करते हैं, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आप उसके फिजिकल जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए, आप उनसे कभी बात नहीं की, बट आप किसी न किसी तरह उस कैटेगरी से नहीं करते हैं। इसी तरह जैसे आप बस में बैठे होते हैं तो आप ग्रुप नहीं होते, लेकिन आप उस एग्रीगेट का पार्ट होते हैं। इसी तरह कैटेगरी के अंदर जब आप एक एक मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, सपोज आप एक मोहल्ले में रहते हैं और आप कभी अपने मोहल्ले वालों से मिले भी नहीं, कभी आपके साथ आपका उनके साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन आप उस कैटेगरी का पार्ट हैं। ठीक हो गया? तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े से ग्रुप से डिफरेंट होते हैं, एग्रीगेट और कैटेगरी। यहां तक मुझे बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछे। जी ठीक है, ओके सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आपकी सर जी से फट रही है, सही समझ नहीं आ रही। नहीं, जी सर ऐसे ही है। टूट सर के आ आपके रही। माइक का कोई इशू है? एक मिनट, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आवाज टूट रही है, इसकी वजह इंटरनेट हो सकती है, जी या आवाज वैसे फट रही है इसकी वजह मेरा माइक हो सकता है? सर माइक का इशू मुझे लग रहा है। अच्छा ठहरे, मुझे माइक की सेटिंग ठीक कर लेने दे, एक मिनट जी। जी, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने सिंपली सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देखी है, फिर हमने सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन देखी है, फिर हमने दो ऐसे कॉन्सेप्ट देखे हैं जो कि ग्रुप से डिफरेंट हैं, जिनमें कैटेगरी है और दूसरा हमने जो उसके अंदर वो चीज देखी है दैट इज एग्रीगेट एंड कैटेगरी। अब हम प्रॉपर जो है वो सोशल ग्रुप की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ सोशल ग्रुप। ये वही सोशल ग्रुप है जिसको हम कभी सोशल मीडिया की शक्ल में देखते हैं, कभी हम सोशल फ्रेंड्स की शक्ल में देखते हैं, कभी हम फैमिली की शक्ल में देखते हैं, कभी हम ऑफिस में काम करने वाले दोस्तों या कुलीग्स की शक्ल में देखते हैं। तो उसकी कोई एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप consists of two or more people who share a feeling of unity। दो या दो से ज्यादा, इसका मतलब ये आप जहन में रखें कि जब दो लोग हो जाएं तो वो ग्रुप बन जाता है। A group consists of two or more people
who share a feeling of unity and who are bound together in relatively small patterns of social interactions. दो या इससे ज्यादा लोग जब आपस में यूनिटी शेयर करें, यूनिटी का मतलब कि कोई एक चीज उनमें कॉमन हो और वो एक दूसरे के साथ बाउंड भी हों, और किस तरह बाउंड हों? सोशल इंटरेक्शंस के पैटर्न्स पर। सोशल इंटरेक्शंस क्या होती हैं? जैसे हम एक दूसरे से मिलना हमारी बाज़-औक़ात मजबूरी होती है, बाज़-औक़ात एक दूसरे से मिलना हमारी चाहत होती है, बाज़-औक़ात एक दूसरे से मिलना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे सोशल इंटरेक्शंस हैं। चाहे आप किसी से ज़बरदस्ती मिलते हैं जाके, चाहे आप फैमिली में, क्योंकि रोज़ाना ही मुलाकात होती है, तो वो भी सोशल इंटरेक्शन है। ऑफिस में जाते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, नहीं करते, लेकिन सोशल इंटरेक्शन है। तो सोशल इंटरेक्शन इज़ व्हेन यू फिजिकली कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वो सोशल इंटरेक्शन बन जाती है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अ ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पीपल जो आपस के अंदर फीलिंग ऑफ यूनिटी शेयर करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सोशल इंटरेक्शंस के जरिए, उसको हम सोशल ग्रुप कह सकते हैं। 2-3 और डेफिनेशंस हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि सोशल ग्रुप्स की काइंड क्या है। काइंड से पहले स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स देखें। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड, ये बात हम कर चुके हैं कि एक ग्रुप को बनने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। जस्ट एज हस्बैंड एंड वाइफ, 2 फ्रेंड्स, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ एक ग्रुप कहलाएगा। 2 दोस्त एक ग्रुप कहलाएगा। इसलिए 2 लोगों का एटलीस्ट ग्रुप में मौजूद होना जरूरी है, अकेला ग्रुप नहीं होता। इट इज नेसेसरी दैट पीपल इन अ ग्रुप शुड हैव म्यूचुअली it is necessary that आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। जी कभी सही नहीं आ रही थी जी सर, इस टाइम तो आ रही, कभी कभी ना आपकी आवाज सही नहीं आती बीच में से। अच्छा, चले मैं ना अभी तो इसी हमारी वो मीटिंग एंड होने वाली है, एंड होती तो मैं वो नेक्स्ट टाइम जो ना वो इंटरनेट का कनेक्शन चेंज करूंगा। मेरे ख्याल इंटरनेट के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इसके बाद है इट इज नेसेसरी दैट पीपल इन अ ग्रुप शुड हैव म्यूचुअली इंटरेक्टिव सीरियसनेस, टाइम, importance, or relatively may be of different nature, but the function existing has to be, otherwise group the will become an aggregate or categories। देखिए वो कहता है कि ग्रुप के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपकी आपस में संजीदगी हो, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे के लिए आप कोई इंपॉर्टेंस रखते हो। तो ग्रुप के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं है, अगर एक दूसरे के साथ संजीदगी नहीं है, एक दूसरे के साथ जो है वो आप मिलते नहीं हैं, तो इसका मतलब कि दैट इज नॉट अ ग्रुप। वो ग्रुप क्या कहलाएगा? एग्रीगेट या कैटेगरी। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं। यार ये माइक तो बंद कर दें अंजुम। ओके, अगर आप एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप, कोई वास्ता, कोई फीलिंग नहीं रखते, तो दैट विल बी अ एग्रीगेट और कैटेगरी। इसके बाद 2 or more than 2 interactive individuals must have some common expectation। तो वो जो 2 लोगों की हमने बात की थी ग्रुप के अंदर, उनकी कोई कॉमन एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए। जैसे हस्बैंड और जो है वो वाइफ, उनकी कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहन भाई ग्रुप एक कॉमन एक्सपेक्टेशन होती है। फैमिली एक ग्रुप कॉमन एक्सपेक्टेशन होती है। ऑफिस एक कॉमन एक्सपेक्टेशन होती है। दोस्तों का ग्रुप एक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन बस में बैठ के कोई कॉमन एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हजूम के अंदर खड़े होके कोई कॉमन एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ठीक हो गया? तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि ग्रुप के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक के एक से ज्यादा लोगों का मौजूद होना, उनकी कोई आपस के अंदर कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप होना, और वो जो ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस रखता हो। सो देयर शुड बी 3 फीचर्स इन योर सोशल ग्रुप्स। इसके बाद आ जाती हैं काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स हैं, आउट ग्रुप्स हैं,
फॉर्मल ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हैं और लोकेलिटी ग्रुप्स हैं। तो ये हमने ग्रुप्स की काइंड जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्राइमरी ग्रुप। नाम से ही पता लग रहा है प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी होता है सबसे पहले, द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल कौन हो सकता है? वो लोग हो सकते हैं जो हमारी फैमिली का पार्ट हैं, जो हमारे क्लोज रिश्तेदार हैं, जो हमारे क्लोज दोस्त हैं, जो हमारे तकरीबन पार्ट ऑफ लाइफ हैं। वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी ग्रुप के अंदर। प्राइमरी ग्रुप हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द लाइफ बिकॉज इंडिविजुअल्स ऑफ ए सोसाइटी live most of the part of the social life in primary groups, and this has the most permanent effect on the personality of the individuals। यानी हमारे ऊपर हमारी जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। यानी वो चाहे दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे वो फैमिली का ग्रुप हो, चाहे वो ऑफिस के लोगों का ग्रुप हो, या वैसे हमारे जो है वो जानने वालों का ग्रुप हो, अगर हमारा वो प्राइमरी ग्रुप है, हम उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं, वी हैव टेक केयर टू ईच अदर, तो उस ग्रुप का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो डेफिनेशन देखिए, अ प्राइमरी ग्रुप इन्वॉल्व्स 2 or more people who enjoy a direct, intimate, cohesive relationship with each other। तो वो जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करता है, यानी वो टेक केयर करता है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कौन कौन से लोग दुनिया के अंदर आपके प्राइमरी ग्रुप का पार्ट हैं। You interact with so many peoples in your daily life, but all people are not the part of your primary group. There are very few people, we may consider them, yes, these are the primary group people, right जी? तो ये क्लियर है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लीज देख लीजिएगा। ओके माय डियर्स, इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है सेकेंडरी ग्रुप की। तो सेकेंडरी ग्रुप, दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज सेकेंडरी। सेकेंडरी नाम से पता लग रहा है, सेकेंडरी आर दोज थिंग्स विच आर नॉट इन आवर इंपॉर्टेंस बट वी आर समहाउ बाउंड टू मीट विद देम। यानी ऐसे लोग जिनके साथ मिलना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन वो हमारे प्राइमरी ग्रुप का पार्ट नहीं होते, वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होते हैं। यानी जिनके लिए हम कोई ज्यादा डेप्थ ऑफ फीलिंग्स नहीं रखते, जिनके लिए हम कोई ज्यादा एहसासात नहीं रखते, जिनके साथ हम ज्यादा कोई संजीदगी नहीं रखते। आवाज नहीं आ रही जी अनीसा को। बाकी लोगों को भी आवाज का इशू है, प्लीज बताइए। नो सर, आपकी आवाज क्लियर है। अनीसा, फिर आई थिंक बेटा आपके कोई एंड क्लियर पे है आवाज प्रॉब्लम सर है। आपकी बिल्कुल। हाँ अनीसा, बाकी लोग कह रहे हैं कि इसमें आपके कोई एंड पे प्रॉब्लम है, प्लीज देख लीजिएगा। ओके जी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 2 or more people based on impersonal relations having some specific objectives and gathered for its achievement। भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में चंद लोग ही होते हैं या एक आध लोग ही होता है या होते हैं जिनके साथ आपकी क्लोज बाउंडिंग होती है, जिनके साथ आपकी दोस्ती बनती है, जिनके लिए आप टेक केयर करते हैं, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तमाम जो ऑफिस के लोग होते हैं उनके साथ आप इस तरह की फीलिंग शेयर नहीं करते, तो फिर वो सेकेंडरी ग्रुप है। जिनके साथ आप टेक केयर की फीलिंग शेयर करते हैं वो प्राइमरी ग्रुप का पार्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पर हमारे बहुत सारे ग्रुप्स लाई कर होते हैं। एक ही वक्त में हम किसी एक दो लोगों के साथ प्राइमरी ग्रुप में होते हैं और उसी जगह पर हम एक दो लोगों के साथ सेकेंडरी ग्रुप में होते हैं। ठीक है जी, तो होप के ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्राइमरी ग्रुप जो हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस का ग्रुप है, जो हमारे क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं, जिनके लिए हम टेक केयर करते हैं, जिनके लिए हम संजीदा हैं, वो प्राइमरी ग्रुप का पार्ट है। बाकी सारे दूसरे जो है वो सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट है। ठीक हो गया? तो ये अगर हम
मेन दो फॉर्म्स बनाए, दो टाइप्स बनाए ना ग्रुप्स की, तो ये दो मेन टाइप्स बनती हैं ग्रुप्स की, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी फैमिली फ्रेंड्स, और सेकेंडरी द पीपल हु आर नॉट इन आवर इम्पोर्टेंस लेकिन वी आर बाउंड टू मीट देम, जैसे हमारे ऑफिशियल जो ग्रुप्स होते हैं। तो ये दो हो गए हमारे ग्रुप्स। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो है जिसके लिए आप जिससे मिलना, आप समझ लीजिए कि आप एक रूटीन का पार्ट होता है, एक मजबूरी का पार्ट होता है, लेकिन आप उनके साथ कोई शेयर्ड फीलिंग्स नहीं रखते। नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का। तवज्जो, an individual of in group is a member himself and he expresses concerns and sentimental attachment with the group, which includes pride and love, just as our family, any lovely city or homeland. Whereas in out group, the individuals is not a member himself, he show concern and detachment tells its weakness. देखिए ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ हम कोई जिनको हम डिफाइन करना, जिनकी तारीफ करना, जिनके साथ मोहब्बत का इजहार करना हम प्राउड समझते हों और हम करते भी हैं, तो वो हमारे इन ग्रुप होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार मैं फलां सिटी गुजरांवाला का रहने वाला हूँ, वहां पे इतना अच्छा है, ये होता है, वहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, वहां पे बहुत अच्छे खान। मींस यू इफ यू आर प्रेजिंग, इफ यू आर फीलिंग प्राइड द इन द पार्ट ऑफ बिकमिंग द दैट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड इन ग्रुप। आउट ग्रुप वो होता है जिसको आप अपने से इंफीरियर समझते हैं, आप उसके साथ डिटैचमेंट शो कराते हैं, आप उसके साथ जो है वो डिसलाइकिंग के वर्ड्स अटैच करते हैं, डिसरिस्पेक्ट के वर्ड्स अटैच करते हैं, तो वो फिर आउट ग्रुप होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी सिटी में रहते हैं और आप उसके साथ किसी दूसरी सिटी की आप जो है वो बुराई करते हैं, और या कोई ऐसा मोहल्ला या कोई ऐसा फैमिली का ग्रुप या कोई ऐसी दोस्तों का ग्रुप जिसके साथ आप कहते हैं नहीं नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हैं ही ऐसे, वो तो हैं ही बुरे, वो तो गलत हैं, तो वो क्या है आउट ग्रुप। इन ग्रुप वो हैं जिनके साथ यू फील प्राइड इन बिकमिंग द इन मेकिंग द रिलेशनशिप, और आउट ग्रुप वो होते हैं जिनके साथ आप वीकनेस रखते हैं, जिनके साथ आप इंफीरियोरिटी शो करवाते हैं, जिनके साथ आप the people are like disrespectful thieves and the city is dirty, इस किस्म की बातें जब आप किसी के लिए करते हैं तो वो आपका आउट ग्रुप होता है। आई होप कि क्लियर है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप। In group refers to good qualities, just as my family comes from a good race. Our family has a good traditions. Nothing like my family, or nothing like my city, or nothing like my friends, nothing like my brother. My country people are most beautiful. This is called in group. And out group refers to weaknesses generally in which disgrace, inferiority, low worker. जैसे हम कहते हैं कि यार we are Pakistani, we are proud of Pakistani, we Pakistani love to each other, this is a very beautiful land, this is a very fertile land, we always used to love with the country. तो ये हमारा इन ग्रुप हो गया। और भारत एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा हमसे गालियां खाता है, हमेशा हम उसको बुराई कहते हैं, तो वो हमारे आउट ग्रुप का पार्ट होगा। फिर होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। ये लफ्ज तो आपने बहुत दफा पहले भी सुना होगा, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप जहां पर यू नीड टू बी वेरी मच फॉर्मल, जहां पर फॉर्मेलिटीज एग्जिस्ट करती हों। अमूमी तौर पर ये जो ऑफिशियल लोग होते हैं या आप जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। कुछ आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि दोस्तों का ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, ये इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और डिवाइड करें तो फॉर्मल ग्रुप जो हैं वो तकरीबन सेकेंडरी ग्रुप्स ही होते हैं। फॉर्मल, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप्स के लिए आप कोई फीलिंग नहीं रखते, कोई आप जो है वो कोई उनके साथ
शेयर एफिलिएशन नहीं रखते। तो इसी तरह जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप्स तकरीबन सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप्स जिनके साथ आप बिल्कुल इनफॉर्मली रहते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, तो वो आपके तकरीबन जो हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। Formal groups come into existence because of increase in population in the modern age. In early ages, population was less in villages. The most of the needs of social, ठीक है, structural point of view, both formal and informal groups are opposite to each other. ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. Formal group is a big secondary group, और formal group जो है वो तकरीबन secondary group है, और informal group की definition यहाँ पर दी है कि नहीं दी? हाँ, that formal or informal groups are formal on the basis of structure, importance. अच्छा, formal group has discipline. फॉर्मल ग्रुप में डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। मसलन आप ऑफिस जाते हैं, किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे बंदे से मिलने जाते हैं जिसके लिए फॉर्मेलिटी जरूरी है, आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर बिल्कुल एक फॉर्मल वे में उससे मिलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में यू नेवर केयर फॉर क्लोथ्स, यू नेवर केयर फॉर योरसेल्फ, यू जस्ट हैप्पी टू मीट हिम और हर। आप उससे मिलना पसंद करते हैं, आप उससे गपशप करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट होते हैं। फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप पढ़िएगा, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके जी, देन इट कम्स रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप ये होता है कि जिसके रेफरेंस से आप कोई चीज बात करते हैं, यानी आप अपनी अवेलुएशन जो है या किसी की अवेलुएशन जो है उस रेफरेंस के साथ करते हैं, उस ग्रुप के साथ रेफरेंस करके करते हैं। क्या मतलब? देखिएगा, सोशियोलॉजिस्ट यूज दिस टर्म रेफरेंस ग्रुप व्हेन speaking of any group that individuals use as standard for evaluating themselves and their own behavior. जब आप रेफरेंस देते हैं किसी ग्रुप का, जब आप किसी, अब ये रेफरेंस कंपैरिजन में भी आ जाता है, ये रेफरेंस स्ट्रेट नॉर्मेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। क्या मतलब? देखिए, इसकी ना दो काइंड्स होती हैं, दो तरह के ये ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मेटिव और एक होते हैं कंपैरेटिव। दिस वन, कंपैरेटिव फंक्शंस और नॉर्मेटिव फंक्शन, यानी रेफरेंस ग्रुप के दो फंक्शंस होते हैं। रेफरेंस ग्रुप टू विच पीपल रेफर when making evaluation of themselves and their behavior. मसलन हम करते हैं कि यार मैं उस जैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहता हूं, उनकी तरह मैं बनना चाहता हूं, या मैं उस तरह का लाइफस्टाइल गुजारना चाहता हूं। We refer to the standard of a group while evaluating our behavior, desires, style of life, determinations, and that group may be we are in group or which we are members, or maybe group which are not members. That group may be part of our beautiful past, or we desire to become a member of this group in future. जैसे कोई एक दोस्तों का ग्रुप है, आप देखते हैं कि वो हमेशा एंजॉय करते हैं, वो पार्टीज करते हैं, वो they used to travel in a car, they used to travel in a for आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, बहुत अच्छे जो है वो वेयरिंग करते हैं, और आप सोचते हैं कि यार मैं भी आई वुड बी द ग्रुप ऑफ दिस पार्ट। इसका मतलब क्या? आप उस ग्रुप को रेफरेंस बना रहे हैं, ठीक है? या आप कहते हैं कि मैं भी इस तरह का एक ग्रुप क्रिएट करूंगा। अब भी आप उस ग्रुप को रेफरेंस बना रहे हैं, लेकिन आप कंपेयर करके बना रहे हैं, ठीक है? दो फंक्शन है ना, नॉर्मेटिव और कंपैरेटिव, उस पे हम जाते हैं, वो क्या है। तो आप जब किसी ग्रुप को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अपने लिए एक रेफरेंस के तौर पे रखते हैं, अपने लिए आप समझ लें एक मॉडल के तौर पे सामने रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। These groups play an important role in the social action of an individual because they give special edge to tendency of an individual. तो इसके दो functions हैं, normative function. This group determines the standard of behavior and expected role of individuals of a society with reference to this group, under which the individuals of a society, instead of external pressure, make their behavior under the influence of their desires. देखें,
इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे आप हमारे मुसलमानों के अंदर ग्रुप्स होते हैं, लाइक अहले सुन्नत ग्रुप होता है, लाइक देवबंद ग्रुप होता है, लाइक वो अहले हदीस ग्रुप होता है, लाइक शिया ग्रुप होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे मुसलमानों के अंदर। तो हम उन ग्रुप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उन ग्रुप्स को अपना रेफरेंस मान रहे होते हैं। यानी कोई आपसे पूछता है कि भाई आप किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं या आप कौन है, हम कहते हैं जी हम सुन्नी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम शिया हैं, हम देवबंद हैं। तो बेसिकली वी आर रेफरेंसिंग दोज ग्रुप्स। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हम खुद से अपनी मोहब्बत से जानबूझकर अपनी मर्जी से उस रेफरेंस ग्रुप को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसकी बातों को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उस रेफरेंस ग्रुप के अंदर जो शामिल लोग होते हैं हम उनको पसंद कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है उस ग्रुप का, उस रेफरेंस ग्रुप का नॉर्मेटिव फंक्शन, कि वो जो जो काम करते हैं हम वही वही काम करते हैं, वो जो जो कहते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, हम उनके जैसा बनना पसंद करते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। इसके बाद कंपैरेटिव फंक्शन। With reference to the reference group, individuals gets help in correcting their characteristics, tendency and behavior. An individual compares his life with that of the reference group and then by removing its weaknesses tries to be one like of those. जब हम किसी को अपना रेफरेंस ग्रुप मान लेते हैं तो फिर हम उस रेफरेंस ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं अपनी चीजें कि यार मेरे में ये कमियां हैं, ये वीकनेसेस हैं, तो आई नीड टू करेक्ट देम, फिर आप उसको ठीक करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप के दो पार्ट होते हैं कि आप उसको फॉलो करते हैं और दूसरा आप उसको कंपेयर भी करते हैं कि जहां पर यू फील योरसेल्फ सम वीकनेसेस देन यू फॉलो दोस ग्रुप्स और यू नीड टू करेक्ट दोस ऑल वीकनेसेस इन योरसेल्फ। जो आपके अंदर वीकनेसेस होती हैं आप वो सारी अपने अंदर ठीक करते हैं बाय जस्ट कंपेयरिंग विद दैट रेफरेंस ग्रुप। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। इसके बाद आ गया जी लोकैलिटी ग्रुप। लोकैलिटी जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं कि जी हम उस लोकैलिटी में रहते हैं, हम उस एरिया में रहते हैं। तो लोकैलिटी क्या है? एक जैसे it consists of a few individuals or a few families where racial backgrounds and ancestors are one and the same and have lived in the area for a long time. यानी हम हमारे घरों में बाज़ औक़ात हमारे इलाकों में होता है कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पर खान लोग रहते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पर जो है वो फलां किसी एक जो है वो जात के लोग रहते हैं, या पर्टिकुलर यहाँ पर जो है वो किसी एक किस्म के लोग रहते हैं, खाना बदोश रहते हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि एक ही किस्म के लोगों की लोकैलिटी है, एक ही किस्म के लोगों के रहने की जगह है, दिस इज कॉल्ड लोकैलिटी। जैसे देखिए जेमिनशॉफ्ट is the term, ये social scientist था, used to describe close knit communities often found in rural areas in which strong personal bonds unite members. ये locality groups ये होते हैं जैसे पूरे का पूरा खानदान एक ही जगह पे आकर आबाद हो जाता है और वो एक locality बन जाती है कि ये पठानों की locality है, ये अराइयों की locality है, ये क्रिश्चियंस की locality है, ये मुस्लिम्स की locality है, ये शियों की locality है। तो जब when the group of people or when the families of a group of families used to live at one place और वो place उनकी पहचान तकरीबन बन जाती है तो it becomes the locality, उसको हम कहते हैं कि ये locality group है। और there is a intense social interaction, वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी इनकी social interaction होती है। इवन के अगर आपने कभी इस तरह की localities देखी हो तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो एक दूसरे को मतलब वो एक दूसरे की खातिर मरने मारने को तैयार होते हैं, वो सारी पूरी फैमिली हमला कर देती है चाहे कसूरवार हो ना हो। और इनकी एक दूसरे के साथ इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो इंटरेक्शन है ये इनफॉर्मल होती है और अनसेरेमोनियस होती है, यानी कोई किसी सेरेमनी की जरूरत नहीं है उनको एक दूसरे के साथ इमोशनल शो कराने के लिए। दे ऑलवेज यूज्ड टू बी इमोशनल विद ईच अदर।
तो इस तरह की जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोकेलिटी ग्रुप्स कहते हैं कि ये एक लोकेलिटी है। बेसिकली इसके साथ एक जगह का जुड़ा होना जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये एक जगह का जुड़ा होना लाजमी है कि हम कहें कि ये फलां जगह पर इस ग्रुप के लोग रहते हैं, एक जात के लोग रहते हैं, एक सेक्स के लोग रहते हैं, एक रंग के लोग रहते हैं, तो हम उनको लोकेलिटी ग्रुप कह देते हैं। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। अच्छा जी, इसके बाद ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है that you people, I would believe कि you people can write in yourself that what is the importance of social groups in human life. Means we have studied the social groups and now this is the time that we can relate the social groups with our human lives. So I would say if you have understand all the types of the social groups, then it is not a difficult work to relate it with the human lives, because हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं, ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, हमने एग्रीगेट पढ़ा है, हमने जो है वो जितनी भी काइंड्स पढ़ी हैं, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप, और उसके बाद हमने प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और इन ग्रुप, आउट ग्रुप, और फिर हमने ये लोकेलिटी ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, रेफरेंस ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स को यू नीड टू रिलेट विद द ह्यूमन लाइफ। सो आई थिंक इट्स नॉट एन बिग डील कि आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इसको यकीनन कर सकते हैं। तो एक रफली सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं बस। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी का पेपर देखा हो, आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं देखा, मेरे साथ शेयर किया था एक स्टूडेंट ने 3-4-5 साल के पेपर। अगर आप उन पेपर्स को देखें, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको गूगल क्लासरूम में ही रख दूं ताकि आप लोग उसको, उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आप उसके अंदर देखें तो उसके अंदर कोई शॉर्ट डेफिनेशंस भी आती हैं, तो आप प्लीज इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी जहन में रखें, क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, वी आर एट द चैप्टर नंबर 2, बिल्कुल हम स्टार्टिंग पे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको साथ साथ प्लीज करते जाएं, यानी साथ साथ याद करने का अमल रखते जाएं, और लेंथी क्वेश्चंस को भी जहन में रखें, और 2-2 नंबर की डेफिनेशंस को भी जहन में रखें कि हमने डेफिनेशंस भी वहां पर लिखनी होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज जो है वो गैर अहम नहीं है, सारी चीजें अहम हैं। तो प्लीज उनको साथ साथ आप तैयार करते जाएं, इसको पेंडिंग ना करें, क्योंकि आप इसको पेंडिंग करेंगे तो ये फिर जमा होता जाएगा काम और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको साथ साथ करते जाएं। अच्छा जी, इसके अंदर एक डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था, तो मुझे एक डेफिनेशन नजर आ रही है, पहले हम उस डेफिनेशन की बात करते हैं। डायड, डायड, ठीक है, ये डायड क्या होता है? If one is able to achieve or special level of intimacy that cannot be duplicated in large groups, तो वो डायड्स बन जाते हैं। मसलन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकते, तो हम अपना ये ग्रुप जो है वो अपना बरकरार रखते हैं, उसको कहते हैं डायड, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि हस्बैंड वाइफ, द रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायड। इसी तरह ग्रुप्स की वजह से हमारी इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर इन्हांसमेंट हुई है, ठीक है। तो इन्हांसमेंट इन इंडिविजुअल सोसाइटी के ह्यूमन बीइंग्स के ग्रुप्स बनाने की वजह से जो सोसाइटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इजाफा हुआ। इन्हांसमेंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या मतलब? इन सोशल लाइफ मैनी जॉब्स कैन नॉट बी डन बाय एन इंडिविजुअल्स। ये तो हमें पता है कि हम अकेले दुनिया में कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकते। देयर आर सो मेनी वर्क्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ that we used to contact or we used to interact with the other people by himself। अकेले रहकर individually we cannot perform that task। there are number of tasks। आप यहाँ घर से निकलते हैं तो आप रिक्शा, बस, कोई चीज यूज करते हैं, आप बाइक पे जाते हैं, आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, आपकी बाइक पंक्चर वगैरह हो जाती है, आपको किसी पंक्चर शॉप की जरूरत पड़ती है, आप पढ़ने जाते हैं, वहां पर आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ती है, आप कुछ खाना है तो आपको कोई वेंडर की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जी वाले से कुछ खरीदना है। यानी आप सारी अपनी जो डेली लाइफ को अगर आप कंपेयर करके देखें तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन टू द अदर्स। This the bringing up of children and there cannot be done by an individual alone or whom family cannot
अगर कोई बच्चा जो है वो पैदा होता है तो वो अकेला जवान नहीं हो सकता, उसकी डिपेंडेंस है फैमिली पर। तो ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है इसके अंदर इन्हांसमेंट हुई है। दैट इज व्हाई फैमिली इज गिवन इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, ग्रुप्स की वजह से हमारे जो नीड्स हैं वो उसकी फुलफिलमेंट होती है। यानी अकेला अकेला इंसान कभी भी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकता। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स होती हैं खाना पीना, हवा, पानी, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो बेसिक नीड्स में आप देखें कि आप कभी भी आप अकेले जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। अ लोनली पर्सन इज हेल्पलेस। आपको हमेशा ग्रुप के अंदर जीना पड़ता है, आपको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स जो है वो ह्यूमन ग्रुप्स के जरिए होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप रहते ही अकेले हैं, आप जंगल में अकेले रहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या डेवलप होगी? नहीं, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है इट इज जस्ट अ क्लॉट ऑफ ब्लड। तो उस क्लॉट ऑफ ब्लड को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उस क्लॉट ऑफ ब्लड को तरबियत की जरूरत होती है। तो वो तरबियत उसकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट वो कहां से आती है? जब वो मुआशरे के अंदर रहता है, जब वो किसी ग्रुप का पार्ट बनता है तो ग्रुप से सीखता है। आप देखें, आप शायद फील नहीं करते होंगे लेकिन दूसरे किसी गैर ऑब्जर्वर को बिठा के देखिए, आपके अंदर मैं कहूंगा कि 95% जो आदतें, खसलतें, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, पहनने का तरीका आपकी फैमिली से बिलोंग करता होगा या उन लोगों से बिलोंग करता होगा जिनके साथ आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो होती ही ग्रुप्स के अंदर है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर से मुराद ये होता है कि जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो आप उसके कल्चर को फॉलो करते हैं, आप उसके पहनने के, आप उसके रहने के तरीकों को, आप उसके बात करने के तरीकों को, आप उसके हैबिट्स को, आप उसके रस्मों रिवाज को अपनाते हैं। तो दिस इज द कल्चर। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल ये होता है कि जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो सोशली आप कंट्रोल्ड भी होते हैं। यानी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आप उस सोशल ग्रुप के पार्ट होने की वजह से परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म नहीं करते। यानी आप क्योंकि इस ग्रुप का पार्ट हैं, क्योंकि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप सोशल ग्रुप का पार्ट हैं, इसलिए आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप काम करें। ठीक है, तो सोशल ग्रुप जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, उनमें तमाम काम जो है वो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, अपने स्टेटस का ख्याल रखते हुए परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ग्रुप्स के कलेक्टिव एम्स होते हैं और वो कलेक्टिव एम्स के लिए वो काम कर रहे होते हैं। चाहे सेकेंडरी ग्रुप हो चाहे प्राइमरी ग्रुप हो, उन सब के जो है वो कलेक्टिव एम्स होते हैं। आप किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो वो कलेक्टिव एम्स के लिए काम करते होते हैं। आप अपनी फैमिली में भी रहते हैं तो फैमिली के भी कलेक्टिव एम्स होते हैं। इसके बाद है जी एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो कोर्स आउटलाइन में वैसे तो सोसाइटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया? अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन को व्यू करें तो उसमें हमें पूरी कोर्स आउटलाइन में कहीं पर भी सोसाइटी का व्यू नजर नहीं आता। लेकिन लेकिन अगर आप ये देखें कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सम सोसाइटी तो समहाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको भी आप, इस टॉपिक को भी जरूर कीजिएगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आप एक ओवरव्यू के तौर पे तैयार कर लीजिएगा कि देखिए ना, सोसाइटी जो होती है कि ये जी फलां सोसाइटी है, ये एक होती है सोसाइटीज जो है वो लैंड की सोसाइटीज होती हैं, यानी बहरिया टाउन सोसाइटी है, इकबाल टाउन सोसाइटी है जी, ये जोहर टाउन सोसाइटी है। एक तो वो सोसाइटीज होती हैं। एक सोसाइटीज वो होती हैं जो लोगों ने मिलकर खुद से बनाई होती है कि जी ये ईदी की सोसाइटी है, ये फलाही से जो है वो कोई सोसाइटी है। तो ये जो सोसाइटीज होती हैं तो ऑल्दो ये होती तो ग्रुप्स ही हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप्स के अंदर हमें सोसाइटीज को भी लाजमी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन एक देख लेते हैं। अ सोसाइटी इज अ स्पैटियल और अ टेरिटोरियल यूनिट। एक टेरिटरी, एक जगह पर रहने वाले लोगों का यूनिट, in which people have a sense of identity and feeling of belonging। जहां पर लोग एक दूसरे के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हैं, उसको हम सोसाइटी का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ये वो सोसाइटीज हैं आई वुड से कि जो कि शायद थोड़ा पुराने जमाने की बातें हैं। दी सोसाइटी डिपेंडेंट अपॉन
hunting and fruit for their food. In other words, a hunting and gathering society is relying one on जैसे वाइल्ड एनिमल्स, वेजिटेबल्स, और वो इकट्ठे शिकार पे जाते हैं, इकट्ठे ये आज तो शायद हमें ये कम ही मिलती हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज जो इकट्ठे शिकार के लिए जाते हैं, ग्रुप जो है मिलकर इकट्ठे जो है वो फूड के लिए निकलते हैं, और इकट्ठे जो हैं वो फॉर द सर्चिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड। तो वो जो सोसाइटीज हैं दैट आर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, तो शायद ये पुरानी सोसाइटीज हैं, आज इनका कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलता, लेकिन शायद हमें इनका मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम जो है वो आज देख सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर देखिए जरा, apart from the prime no other basic institutions were existence and only the family did all the functions of religious, educational and economic institutions. Any elder of the family did the service of solving problems. और आम तौर पर ये जो सोसाइटीज होती थी, अगर आप पुराने कोई क्लिप्स और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पर देखें तो इसकी बड़ी अच्छी आपको समझ आ जाएगी कि हंटिंग सोसाइटीज जो होती थी वो कैसे परफॉर्म करती थी। इसके बाद है जी पेस्टोरल सोसाइटीज। पेस्टोरल सोसाइटीज वो होती थी जो कि ये भी पुरानी बात है कि कोई 10,000 20,000 साल पहले पेस्टोरल सोसाइटीज आर रिलाइंग ऑन प्राइमरली ऑन डोमेस्टिक हर्ड एनिमल्स, जो अपने जानवरों को चराते थे, उन्हीं से खुराक हासिल करते थे, उन्हीं का दूध पीकर गुजारा करते थे, उन्हीं का गोश्त खाकर गुजारा करते थे। तो उनको हम पेस्टोरल सोसाइटीज, पेस्टोरल यानी जो डिपेंडेंट होते हैं जानवरों पर, पेस्टोरल सोसाइटीज, और हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज जो डिपेंडेंट होते हैं हंटिंग पर। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज relying on its substance on the cultivation of domestic plants, domesticated plants, जो इस किस्म के जो है वो प्लांट्स उगाती थी जिनके लिए जो कि डोमेस्टिक लेवल पे उन प्लांट्स की कल्टीवेशन करते थे। When in the deserts and mountain regions, pastoral societies were come into existence apparently during the same period, 10 to 20,000 years, the horticulture societies were came into being. ये भी पेस्टोरल सोसाइटीज के बाद की बात है कि जब पेस्टोरल सोसाइटीज जानवरों को चराने और उनके दूध और जो है वो गोश्त पर इन्हिसार खत्म हुआ, तो फिर सब्जियों पर इन्हिसार स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उस सब्जियों का जो इन्हिसार था या एक खास प्लांट्स का इन्हिसार जो आपका पेट भर सकें, वो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज कहलाई। इसके बाद आ गई जी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इज वन प्राइमरली ऑन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फिर प्लांट्स से बात जो है वो हटकर क्रॉप्स पर आ गई, फसलों पर आ गई, थ्रू द यूज ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के जरिए हल चलाने का कॉन्सेप्ट और सब्जियां फल उगाने का कॉन्सेप्ट जो है प्रिवेल किया, तो वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज बन गई। और फिर आ गई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जो कि आज के ज़माने में आप देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के मशीनें हैं, मशीनें सारी काम करती हैं और तमाम प्रोडक्शन जो है वो मशीनी तरीके से होती है। तो आज का जो दौर है दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। इसके बाद है जी हमारे पास रूरल सोसाइटीज एंड अर्बन सोसाइटीज। कि रूरल देहाती सोसाइटीज क्या होती हैं और शहरी सोसाइटीज क्या होती हैं। तो मेरे ख्याल से एक जनरली भी अगर आप इसको देखना चाहें तो ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपने इसको पढ़ लेना है एक दफा, ये बड़ी कॉमन चीज है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको इजीली कर सकते हैं कि रूरल सोसाइटीज कैसी होती हैं और अर्बन सोसाइटीज, देहाती और शहरी सोसाइटीज कैसी होती हैं। क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ देहाती और शहरी सोसाइटीज, तो वी नो मैनी ऑफ द थिंग्स। तो एक दफा पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग रूरल और अर्बन सोसाइटीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टाइम पढ़ के आएंगे, और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम अगले चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। तो ये आपकी जो है वो असाइनमेंट है।